हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट चैप्टर, जिसके अंदर की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो देखो, बेसिकली आप लोगों को बताता हूँ कि आज हम इसमें सीखने वाले क्या हैं। तो देखो, रिफ्लेक्शन जो है वो हर दिन होता रहता है। जैसे कि आप जो सामने अपने कुछ भी देख रहे हो वो सब कुछ रिफ्लेक्शन की हेल्प से। और एक परफेक्ट एग्जाम्पल ये है, यहाँ पर ये एक बच्चा है जो कि मिरर में देख रहा है अपने आप को, और फिर उसके बाद में ये कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है मिरर को देख करके। क्योंकि इसके अंदर जब होता है कि जब कभी भी कोई मिरर के सामने आता है तो हर किसी को लगता है कि अपन तो एक्टर बनेगा, तो वो वहां पर एक्टिंग करता है। और फिर उसके बाद में जो दूसरा एग्जांपल है, इसके अंदर क्या है कि एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है और वो फिश को देख रहा है। तो यहाँ पर इसमें एग्जांपल में ये बताया गया है, सिंपल से इसका कहने का मीनिंग ये है कि इसमें रिफ्रैक्शन होकर के क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल लेंथ है वो नीचे है और ये जो बड़ी वाली है ऊपर है। हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप तो अभी इसमें इतना से समझो कि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है अगर कोई भी दूसरे मीडियम में जा रहा है। मतलब अगर आप हवा से पानी में देख रहे हो तो वहां पर जो फिनोमिनन होता है वो होता है रिफ्रैक्शन। अब इसके बारे में हर एक चीज को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, डिटेल में अगर हमें पढ़ना है किसी भी कंसेप्ट को या फिर किसी भी चैप्टर को, तो एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। तो आप कभी भी अगर चाहो कहीं से भी पढ़ लो, आप कोई से भी नोट्स वगैरह पढ़ लो, बस लास्ट में एनसीईआरटी एक बार पढ़ लिया करो और फिर उसके बाद में आपका चैप्टर एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अब सिंपल सी बात करें कि लाइट होती क्या है। सबसे फर्स्ट जो होता है कि आप पूरे दिन भर में जो भी आप कुछ देखते हो वो सिर्फ और सिर्फ लाइट की हेल्प से देखते हो। अब जैसे कि रात अगर हो गई तो रात के अंदर लाइट नहीं होती, रात में लाइट नहीं होती तो आपको कुछ भी विजिबल नहीं होता। अब विजिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि वो जो लाइट है वो टकरा करके वापस से आपकी आंखों में नहीं आ रही। अब होता क्या है कि आपको कुछ अगर ब्लू दिख रहा है तो ब्लू दिखने का मीनिंग ये है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो बाकी की जितनी भी लाइट है उन सभी को एब्जॉर्ब कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइट है उसको रिफ्लेक्ट बैक करके आपकी आंखों में पास कर रहा है। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज में समझते हैं इसे। अब इसमें सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर सनलाइट होती है दिन में, जिस वजह से कि होता है कि हम सारे सारे ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं। एंड एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट दैट फॉल्स ऑन इट। जो भी कोई लाइट उसके ऊपर फॉल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। दिस रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज वी इनेबल टू सी द थिंग्स। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी जो कि हमारी आंखों के पास में वापस आई, इसकी हेल्प से हम जो थिंग्स हैं उनको देख पाते हैं। जैसे कि अभी आप जो देख रहे हो ये लाइट की हेल्प से है। ठीक है, देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही पास होती है। फिर उसके बाद में द फैक्ट दैट द स्मॉल सोर्स ऑफ अ लाइट कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ अ ओपेक ऑब्जेक्ट। अब ओपेक क्या होता है? ओपेक एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे कि जो लाइट है वो पास नहीं हो सकती। क्या होता है? ओपेक से लाइट पास नहीं हो सकती। मतलब एक तरीके से आपका जो पेन है, जो पेन छोड़ो, आपका जो मोबाइल है, मोबाइल एक तरीके से ओपेक ऑब्जेक्ट है। अब ओपेक क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हो सामने का दिख रहा है आपको, ना कि उसके पीछे का दिख रहा है। अगर आपको जैसे कि कोई भी मिरर है, मिरर के पीछे का दिख रहा है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, तो मतलब वो हो गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो इसी तरीके से अगर ओपेक ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी शार्प इमेज बन सकती है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आते हैं एक फैक्ट वाली बात है। फैक्ट वाली बात सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए हर एक फैक्ट को सुनना। ठीक है, अब फैक्ट ये है कि इफ अ ओपेक ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ अ लाइट बिकम्स अ वेरी स्मॉल, लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट टू वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन एंड एन इफेक्ट इज नॉन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके अंदर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, वो अगर मान लो कि बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो क्या होगा कि जब लाइट उसके ऊपर फॉल करेगी तो वो उसमें क्या होगा कि मतलब एक तरीके से स्ट्रेट लाइन में जाने की जगह पर क्या करेगी, वो वहां से बेंड हो जाएगी थोड़ी सी। जैसे कि ये पाथ है बीच में और यहाँ से लाइट आ रही है, तो ये थोड़ा सा बेंड होकर के ऐसे आगे चली जाएगी। ये जो फिनोमिनन होता है इसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। फिर इसके बाद में जो सबसे पहला एक कंसेप्ट है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अभी हम इसमें कंप्लीट रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन जो मिरर से होता है वो कैसे होता है, कॉनकेव मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है रिफ्लेक्शन, किससे होता है? अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो भैया मिरर जो है, मिरर एक ऐसा है जो कि अपने ऊपर जितनी भी लाइन गिरती है उसको पूरा पूरा रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। अब देखो ये जो एग्जांपल है, इस एग्जाम्पल के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जितनी भी लाइट इसके ऊपर गिरी वो इसको वापस से दिख रही है। तो ये जो लाइट इसको वापस से दिख रही है, कंप्लीट लाइट दिख रही है, इसीलिए ही ये जो पूरा फिनोमिनन है इसी को ही कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
देन फिर इसके बाद में हमारे पास में क्या आता है, देन इसके बाद में जो रिफ्लेक्शन की लॉज हैं ये एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं और इनको रट लो। क्या है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, इनको रटना है, आपको याद करना है, ऐसे याद कर लो कि आप भूलो नहीं। और इसको याद करने की कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला लॉ ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं, चाहे से कोई सा भी रिफ्लेक्शन हो, कैसा भी सरफेस हो। सेकंड ये आता है कि द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या होता है, मिरर होता है। अभी मैं मेरी ड्राइंग दिखाऊंगा आप लोगों को, देखना कितनी अच्छी ड्राइंग बनाता हूं मैं। ये मैं बना रहा हूं मिरर, ठीक है। ये मिरर इस तरीके से बन गया, देखो कितना अच्छा बनाया, ठीक है। अब इसके अंदर मिरर के ऊपर एक रे इंसिडेंट कर दी, ठीक है। ये रे इंसिडेंट कर दी और इसको रिफ्लेक्ट करवा देते हैं। ये मैंने दूसरे कलर से बनाया, वैसे रहेगी वो की वही, पर ये हो गया। और फिर इसके बाद में यहाँ पर ये इस तरीके से हो गया। तो अब यहाँ पर ये जो एंगल है ये है रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर अरे सॉरी मैंने गलत बोल दी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्योंकि ये जो है ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। ये जो है ये है इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे मतलब कि आने वाली रे, और ये जो जा रही है ये है रिफ्लेक्टेड रे, जिसको कि मैं आर से बोल रहा हूं। जो इसका एंगल है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो आपको डॉटेड वाली लाइन दिख रही है ये है नॉर्मल, ठीक है। ये सब क्या है, इसके कहने का मीनिंग ये है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल जो कि ये वाली लाइन है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सभी के सभी एक ही प्लेन में लाई करती हैं। और ये जो है ये है हमारा प्यारा सा मिरर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये जो है ये है मिरर, ठीक है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, इसके लॉ के अंदर क्या है कि दिस लॉ फॉलोज ऑल, मतलब एक तरीके से दीज लॉज आर एप्लीकेबल टू ऑल द टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस इंक्लूडिंग द स्फेरिकल सर्फेस। अब जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही होगा, कुछ होते हैं कि ऐसे कर्व होते, कुछ ऐसे कर्व होते, तो इन सभी के लिए ये लॉ एप्लीकेबल रहेगा। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब देखिए वर्चुअल क्या होता है और रियल क्या होता है। अब वर्चुअल को आप इतना से समझो कि आप उस इमेज को छू नहीं सकते, जिस इमेज को आप छू नहीं सकते, जैसे कि आप मिरर में जब देख रहे हो, जैसे कि अभी ये बच्चा है, ये इसका ही एग्जांपल लेंगे ताकि आप अच्छे से इसको रिलेट कर पाओ। अब आप अपनी एक सामने मिरर लेके बैठ जाओ और आप उसमें उसे देख रहे हो, तो क्या आप उस इमेज को छू सकते हो? आप उसे नहीं छू सकते, क्योंकि वो आपकी एक वर्चुअल इमेज है। और वहीं पर अगर रियल इमेज होती है तो कहा यह जाता है कि रियल इमेज जो होती है उसको स्क्रीन पर लिया जाता है, और इसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते। बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कि आप इसे छू नहीं सकते। वहीं पर अगर रियल इमेज होती है तो वो आपके हाथ के ऊपर थोड़ी थोड़ी दिखेगी, ठीक है। ये होता है इन दोनों में डिफरेंस, तो ये वर्चुअल होती है। देन फिर इसके बाद में जो ये वाला पॉइंट याद रखना कि इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब एकदम से इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, तो आपकी जब मिरर में देखते हो तो सीधा ही तो दिखता है, ऐसा तो है नहीं कि आप बैंड हो गए हो पीछे। अगर आप बैंड होते तो वो भी बैंड होता है, तो ये होता है इसके पीछे का। एंड द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा सेम रहते हैं, जैसे कि प्लेन मिरर में कभी भी ये नहीं होता कि आपकी हाइट तो है 4 फीट और आपको दिखाया जा रहा है वहां पर 6 फीट का, एकदम से सेम हाइट रहती है इसमें। एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। तो मतलब जो इमेज है वो उतनी ही दूर होती है जितनी दूर की ऑब्जेक्ट है उस मिरर से। अब देखो इसके लिए आपको बना करके दिखाता हूं कि किस तरीके से होता है ये। वैसे आपको इस डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको अच्छी नॉलेज के लिए, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आए, इसलिए एक मैं छोटा सा डायग्राम बना देता हूं कि यहाँ पर ये मिरर हो गया, प्लेन मिरर है, और ये यहाँ पे ग्राउंड हो गया, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है कि लाइट फॉल हो रही है और यहाँ पर वापस से इसके पास में आ रही है, ठीक है। ये काम हो गया। तो इसी तरीके से क्या होगा कि ये इसकी इमेज बन गई, ये इससे x डिस्टेंस के ऊपर है मिरर से, और इसी ही x डिस्टेंस के ऊपर क्या है, ये वाली इमेज है इसकी। ये क्या है, ये है इमेज, ठीक है। IM से लिख दिया और ये हमने OB से लिख दिया ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये जो हुआ ये पूरा का पूरा इस तरीके से होता है कि इसमें ना तो हाइट चेंज होती है ना डिस्टेंस चेंज होता है, एकदम से वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो आता है कि द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ शाइनिंग स्पून कुड बी कंसिडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर। जैसे कि अब आप चम्मच लेना, चम्मच में क्या होता है कि चम्मच इस तरीके से होती है, ये वाला जो कॉन्वेक्स मिरर अगर आप इसको ऐसे कर दोगे तो ऐसी सी चम्मच दिखती है। तो ये जो स्फेरिकल है इसको हम कह सकते हैं भैया ये थोड़ा स्फीयर के जैसा है, इसीलिए क्या है, ये है एक तरीके का कर्व्ड मिरर।
देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ एन द कर्व्ड मिरर इज द स्पेरिकल मिरर। जो मोस्टली हम यूज करते हैं वो स्पेरिकल मिरर्स को काम में लेते हैं, तो इसलिए अब हम स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब स्पेरिकल मिरर्स होते क्या है? अब देखिए स्पेरिकल मिरर्स की अगर मैं बात करूं, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। तो आप इसको ये समझिए कि एक स्फीयर है। क्या है? एक स्फीयर है। ये क्या है? ये है एक स्फीयर। ठीक है, अब इस स्फीयर में से क्या करो आप, ये वाला जो हिस्सा है, क्या करो, ये वाला जो हिस्सा है इसको आप निकाल दो। ठीक है, आपने क्या करा, ये पूरा पूरा इस तरीके से पॉलिश्ड है और आपने इस हिस्से को निकाल दिया और इस हिस्से को मिरर की तरह काम में ले रहे हो। तो ये बचा हुआ पार्ट तो आपके कोई काम का नहीं है। क्या ये बचा हुआ जो पार्ट है आपके कोई काम का नहीं है। इस वाले हिस्से को ही क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है कर्व्ड मिरर, जो कि अभी ये कैसा है? ये है कॉनकेव मिरर। और अगर वहीं पर ही अगर इसके अंदर जो पॉलिशिंग है, हम क्या करते कि बाहर की तरफ कर देते। एक बार रुको, हाँ, वहीं पर इसकी जो पॉलिशिंग है वो अंदर से कर देते, तो इसका जो बाहर वाला सरफेस है वो होता है रिफ्लेक्टिंग। तो ये यहाँ पर हो जाता है, ये हो जाता है कॉन्वेक्स। ठीक है, ये इस तरीके से होता है क्योंकि एक स्फीयर का पार्ट है, इसीलिए इसको कहा जाता है। एंड अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, मतलब कि जिसके अंदर होता है वो होता है, उसको हम कहते हैं फेसेस द सेंटर, मतलब फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड द कॉनकेव मिरर। अब देखो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा, आपको ये नहीं समझ में आएगा कि यार ये कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है। तो इसको याद करने का क्या तरीका? देखो कॉनकेव का जो नाम है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कॉनकेव। अब देखो केव मतलब क्या होता है? वो होता है गुफा। अब गुफा कैसी होती है? वो होती है अंदर की तरफ। तो आप ये याद रखना कि जिसके अंदर की तरफ आप जा सको, जैसे कि इसके अंदर आप अंदर की तरफ जा सकते हैं, तो ये जो हो गया, ये हो गया एक तरीके से कॉनकेव। और अब अगर बात करें कॉन्वेक्स की, तो द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, मतलब जिसका आउटवर्ड की तरफ हो। मतलब आप ये समझ सकते हो कि कॉन्वेक्स जो है इसने वैक्स लगा ली अपने पेट के ऊपर, मतलब जैसे कि वैक्स लगाई है, जिस वजह से इसका पेट जो है वो थोड़ा बाहर आ गया। तो इसी वजह से ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, जिसके कि आपको बाहर की तरफ निकला हुआ देखिए, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो कुछ टर्म्स हैं वो आपको नोट डाउन कर लेनी है। सबसे पहली जो टर्म आती है वो आती है पोल। अब पोल का नाम सुनते ही बोलोगे कि भैया हमें तो पोल पता है, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। अरे नहीं बच्चे, ये नहीं होता, इसमें अलग होता है पोल। अब पोल क्या होता है कि द सेंटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड पोल। तो मतलब एक तरीके से सेंटर जो रहता है इसका, ये पूरा पूरा जो मिरर है इसका जो सेंटर है, कोई भी सेंटर हो सकता है, वो यहाँ पर रहेगा पोल। ठीक है, इसका जो सेंटर है वो रहेगा पोल। और इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, ये इसके मिरर के ऊपर ही लाई करेगा, ये नहीं कि आगे हो जाएगा पीछे हो जाएगा। ये अपने काम के ऊपर फिक्स्ड है कि हाँ भैया मेरी पोजीशन यही है और मैं यहाँ पे ही रहूंगा। एंड इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? इसको लेटर पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। पी से पापा वाला जो होता है, इस वाले पी से करा जाता है। पापा का नाम आया तो भैया ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो पापा ही फिर करेंगे पूरा पूरा काम। आपको तो बस फिर बजना है, आपके पापा बजाएंगे। देखो मजाक था, ये छोटा सा जोक था, हंस देना इसके ऊपर। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो ये आता है कि यहाँ पर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर। तो देखो आप लोगों को मैंने अभी भी बताया था कि जो मिरर होता है वो स्फीयर का पार्ट होता है। तो जिस तरीके से अभी हम एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, ये कंप्लीट एक स्फीयर है। अब स्फीयर का कुछ ना कुछ तो एक सेंटर होगा जिसको कि हम ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो सेंटर है ओ, यही सेंटर जो हमने आर्क बनाई थी, जैसे कि ये जो हमारा मिरर है इसका सेंटर होगा। तो इस वाले का जो सेंटर है इसको जो हम कहते हैं, ये पूरी स्फीयर का सेंटर है, तो इसीलिए हम, ये कर्वेचर है तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम जो सेंटर है, द स्फीयर हैज ए सेंटर एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर सी। सी से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। हमने ओ पूरे को पूरे उसका माना था, लेकिन इसको सी से रिप्रेजेंट करा जाएगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब एक तरीके से देखिए ये जो है यहाँ पर कॉनकेव मिरर, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो यहाँ पर होगा। और अगर बात करें कॉन्वेक्स की, तो जो कॉन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो उसके पीछे लाई करेगा। और आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो जैसे कि इसके अंदर ये जो है इसका फोकस भी आगे है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पर है। उसी तरीके से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे कॉन्वेक्स में और इसका फोकस जो है वो भी पीछे है। तो जब कभी भी कॉन्वेक्स होगा तो उसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दोनों पीछे लाई करेंगे। देन फिर इसके बाद में अभी ये जो है हमारा, इसके अंदर कुछ ना कुछ एक इसकी रेडियस होगी, क्योंकि ये सर्कल है तो इसकी जो रेडियस है वो बोल देते हैं वो है आर। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ओ को हम मिटा देते हैं, इसकी जगह पर हम लिखते हैं सी, ताकि आप इसको सही ढंग से समझ पाइए। हो गया सी।
तो ये यहाँ पर कर्वेचर है, तो ये रेडियस किसकी होगी, तो हम इस रेडियस को बोलते हैं, वो बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये याद रखना आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर द रेडियस ऑफ स्फीयर विच इज, यहाँ पर देखिए द रेडियस ऑफ स्फीयर विच इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसको रिप्रेजेंट किस लेटर से करा जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर आर से। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको इसके बाद में एक थोड़ा सा अपने दिमाग में विजुअलाइज करो कि इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक लाइन को इमेजिन कर लो, जैसे कि ये है, और इसमें से एक लाइन को इमेजिन कर लो जो कि पोल से पास हो रही है और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से दोनों से पास हो रही है। ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब ये जो लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो अभी देखिए जितनी भी मैंने टर्म बताई हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, पोल हो गया, ये सभी एग्जाम में डेफिनेशन के रूप में 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सभी की सभी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। याद नहीं तो आप इनको समझ के आपको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है। ठीक है, देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है जो नेक्स्ट है कि द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल। तो मतलब एक तरीके से ये जो लाइन है, आपको अभी ये जो लाइन दिख रही है, देखो अभी मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है, ये क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, को पी ए से लिख देते हैं। और ये जो है ये पोल के परपेंडिकुलर है, ये पी पॉइंट क्या है, ये है पोल, इसके परपेंडिकुलर है, ये आपको याद रखना है। देन फिर इसके बाद में आपको इतना से याद रखना है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें दिया हुआ है कि यहाँ पर द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज, मतलब द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द मिरर गिव्स अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। मतलब एक तरीके से आप ये याद रख सकते हो कि द डिस्टेंस, मतलब एक तरीके से जब ये इमेज फॉर्म हुई, ये जब इन्फिनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट था, जब आपने इसको यहाँ पर लगा तो आपको फोकस के ऊपर एक छोटा सा डॉट मिलेगा। तो ये जो पूरी पूरी लेंथ रहेगी जब वो इन्फिनिटी से रेज आ रही, इसको कहा जाता है फोकल लेंथ। ये जो पूरी पूरी एफ पी वाली डिस्टेंस है, इसको कहा जाता है फोकल लेंथ। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, तो यहां पर अभी हम देखते हैं कि द रिफ्लेक्टेड रे दे आर मीटिंग और इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर। ये सभी की सभी रेज इंफिनिटी से आ रही है और ये एक पॉइंट पर आकर के मीट कर रही हैं सारी की सारी इस तरीके से इस पॉइंट के ऊपर। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। इसका नाम है वो है प्रिंसिपल फोकस। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना कि हमने तो फोकस पढ़ गए थे, प्रिंसिपल फोकस क्या है, इसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं और फोकस भी कहा जाता है। एंड फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि जैसे कि ये तो बात होगी हमारे कौन की, लेकिन अगर यही बात हम करें कॉन्वेक्स के अंदर क्या होगा, तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना कि जब कभी भी कोई भी इंफिनिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है तो आपको हमेशा ये देखना है कि जितनी भी रेज आएंगी वो आएंगी पैरेलल। ठीक है, बहुत ज्यादा इंफिनिटी के ऊपर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए जो रेज हैं वो क्या आएंगी, एकदम से पैरेलल आएंगी। जब पैरेलल आके यहाँ पे टकराएंगे तो क्या होगा कि ये तो मिरर है, अब मिरर से आगे तो रे जा नहीं सकती, तो क्या करेंगे वो यहाँ से टकरा करके वापस से रिवर्ट बैक हो जाएंगे। जैसे कि ये हो गई, तो यहाँ पर ये रिवर्ट बैक हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि इसको पीछे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जा रही है, और नॉर्मल जो है इसके ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा। देखो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये वाली जो लाइन है डी तक, ये है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करा गया, फिर ये एंगल आई था, आर था, और फिर उसके बाद में इसको अपेरेंटली फोकस के ऊपर मीट कर दिया गया। मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर मीट होंगी। देन फिर इसका यही बात इसमें लिखी हुई है कि द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर आता है कि द प्रिंसिपल फोकस जो है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर एफ से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। इसको कहा जाता है फोकल लेंथ। ये वाली जो लेंथ है एफ पी वाली, ठीक है, एफ पी वाली को हम फोकल लेंथ कहेंगे और इसको रिप्रेजेंट करा जाता है स्मॉल एफ से। ठीक है, ये बातें हैं कुछ जो कि आपको याद रखनी है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि द डायामीटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड एज अपर्चर। मतलब एक तरीके से जो पूरा का पूरा उसका डायामीटर है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम अपर्चर। देन फिर इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, एग्जाम में कई बार अगर आपको छोटे न्यूमेरिकल दिन होंगे तो वो यहाँ से इस वाले पॉइंट से आएंगे। तो इस वाले पॉइंट को आपको एकदम से दिमाग में रखना है, वो ये है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ एंड वी कैन पुट दिस एज एन द r is equal to
2f, मतलब एक तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है। ये अपने दिमाग में बैठा लो कि r इज इक्वल टू 2f होता है। इस फॉर्मूला को रट लो कि r इज इक्वल टू 2f, r2f, आपको ये याद रख लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने अभी भी इससे पहले बात करी थी, जो प्लेन मिरर होते हैं, प्लेन मिरर के केस के अंदर हमने बात करी थी कि वो किस तरीके से इमेज को फॉर्म करते हैं, उसी तरीके से स्फेरिकल मिरर भी अपनी इमेज फॉर्म करते हैं। अब इसके लिए एक एक्टिविटी गिवन है जिसके अंदर कि आप लोगों को जब कभी भी आप लैब में जाएंगे तो वहां पर आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी, पर लैब मेरे को पता है कि आपके टीचर नहीं लेके जाते, तो आपको मैं हो सकेगा तो आपको यहीं पर ही एक बार इमेजिन करवा के दिखाऊंगा कि किस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो आपको डिपेंड करता है कि कहां पर क्या इमेज रहेगी, किस तरीके की रहेगी, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है। देखो जैसे कि यहां पर द नेचर, पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ कॉन्केव मिरर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू द पॉइंट्स पी एफ सी। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, प्रिंसिपल, फोकस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही ये पूरा पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। अब देखो ये टेबल गिवन है कि जब इन्फिनिटी पर होगा, बियॉन्ड सी होगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये टेबल बाद में आनी चाहिए थी, पर ये पहले आगे। पहले आप ये सीखो कि इमेज फॉर्मेशन होती कैसे है। अब जैसे कि यहाँ पर ये आता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर यूजिंग अ रे डायग्राम, मतलब अभी हम सीखने वाले हैं रे डायग्राम के बारे में कि किस तरीके से रे डायग्राम को बनाया जाता है। और अभी अपनी नोटबुक लेकर के बैठो और ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं इनको नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये आपको है ना समझ में आ गया ना तो आपको एग्जाम के अंदर ये पढ़ के जाने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे हाँ भैया आता है, हम तो ऐसे ही लिखाएंगे, ठीक है। अब देखो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है कि अगर कोई भी रे जो कि पैरेलल आ रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को याद रखना, ये क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो जब उसके साथ में टकराएगी तो आपको यहां पर इसके साथ में नॉर्मल ड्रॉ करना है, जो कि यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमेशा जो इसके साथ में रहेगा वो रहेगा नॉर्मल, ठीक है। अभी नॉर्मल के साथ में अब भी ये कोई भी एक एंगल आई के ऊपर आ रही होगी, हमें नहीं पता कि कोई सा भी एंगल आई होगा। फिर इसके बाद में हम लगाएंगे एंगल ऑफ, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की एंगल आई इज इक्वल टू यहां पर रहता है एंगल आर, ठीक है। तो इसी तरीके से ये आई के ऊपर इंसिडेंट हुई तो आर के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर के क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। ये इस रे की प्रॉपर्टी है, इसको ज्यादा समझना नहीं। आप तो इतनी सी बात याद रखो कि अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास होगी, और इसमें जो डायरेक्शन है वो बनाने काफी ज्यादा जरूरी है कि ये रे इधर से आ रही है और फिर उसके बाद में ये इधर से जा रही है। अगर डायग्राम में ये रेस नहीं बनाओगे तो आधा नंबर एग्जाम में कट जाएगा। इसी तरीके से अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में क्या होगा कि रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल आने के बाद में जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो यहां पर आपको सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। इसके साथ में नॉर्मल आपने ड्रॉ कर लिया, फिर एंगल आई दिखा करके आप इसको रिफ्लेक्ट करवा करके वापस से इसे भेज दीजिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ही ये पूरी बात पॉइंट्स में लिखी गई कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। कॉन्केव के मिरर के अंदर तो ये पास हो जाएगी, लेकिन वहीं पर अगर कॉन्वेक्स हुआ तो उसमें अपीयर होगी। आपको ये वर्ड जरूर से लिखना है कि अपीयर, ठीक है। अपीयर मतलब कि ऐसा हमें लगेगा कि वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, जबकि एक्चुअली वो प्रिंसिपल फोकस पर जा नहीं रही है, पर हमें ऐसा लगेगा कि वो प्रिंसिपल फोकस पर जा रही है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। और यहाँ पर आपको एक ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट लिखना है कि जब कभी भी कॉन्केव होगा तो इसमें क्या होंगी, वो होंगी कन्वर्ज होंगी। क्या होंगी, रेस जो है रेस विल कन्वर्ज, और इस केस के अंदर क्या होंगी, वो होंगी डाइवर्ज। ये आपको जरूर से याद रखना है कि आपकी जो रेस है वो किस में कन्वर्ज होती है, किस में डाइवर्ज होती है। देन फिर इसके बाद में हमारा सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा गया कि अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर और अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, मतलब कि अब जो रे है वो प्रिंसिपल फोकस के ऊपर आ रही है, कहीं से भी प्रिंसिपल फोकस के ऊपर आ रही है, तो क्या होगा, इस केस के अंदर क्या होगा कि अभी ये फर्स्ट वाले का उल्टा हो गया। पहले क्या था, हमारी रे पैरेलल आ रही थी, फिर टकरा के फोकस से पास हो रही थी। अब क्या हो रहा है कि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ये इधर से आ गई, तो क्या होगा कि सिंपल सी बात है, जब ये इधर से उल्टा डायरेक्शन हो गया तो ये इधर से रिवर्ट होकर के इसके साथ में पैरेलल हो जाएगी। तो वही बात यहां पर लिखी गई है कि अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर और अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी यही दोनों केस बनाए गए कि यहां पर सबसे पहले फोकस आई, फिर रिफ्लेक्ट होकर के इसके साथ में पैरेलली चली गई।
और ये हो गया हमारा डायरेक्शन। और ये इसी तरीके से हमारा जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स के अंदर भी होगा कि ये यहाँ पर फोकस से आई और फिर उसके बाद में ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के चली गई। फिर जो थर्ड केस आता है जिसके अंदर क्या आ रहा है कि यहाँ पर अ रे विच इज कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ अ सेंटर ऑफ कर्वेचर of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। अब देखिए ये जो कंसेप्ट है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको ये कंसेप्ट कोई भी नहीं समझाएगा, आपको बस समझाते चले जाएंगे कि ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन आपको ये कोई भी नहीं बताएगा कि होता क्यों है। अब देखिए ये जो रे है ये क्या हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, अब ये यहाँ पर जाएगी तो इसके साथ में ये किसका पॉइंट हो गया, इंसिडेंस वाला। अब देखो यहाँ पर हमें जब नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मैंने क्या कहा था कि इससे ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो मैंने क्या करा कि इसके अंदर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। और अब आप देखो कि ये जो रे है ये इसी के साथ में आ रही है, मतलब क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, वो हो गया 0, आई इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी 0 होना चाहिए। तो जब दोनों ही 0 है तो वो जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते ही वो वापस से चली जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो नॉर्मल के अलोंग आ रही थी तो नॉर्मल के अलोंग ही चली जाएगी। ये है इसके पीछे का कंसेप्ट है कि इस वजह से वो वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आने में। इसी तरीके से कॉन्वेक्स में होता है कि ऐसा अपीयर होता है कि वो आ रही है फिर वो टकरा करके वापस से चली जाती है उसी पाथ को फॉलो करते हुए। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है वो ये है यहां पर कि अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि अगर अब की बार जो रे है वो सीधा मिरर के ऊपर टकरा रही है, मतलब कहीं से आ रही है और ऑब्लिकली पोल के ऊपर टकरा रही है, तो क्या होगा, तो वही बात है यहाँ पर ये जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नॉर्मल। मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में नॉर्मल। जब ये नॉर्मल की तरह एक्ट करेगा तो इसमें क्या होगा कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के ऊपर आई है तो ये फिर से एक एंगल आर के ऊपर चली जाएगी, जिस एंगल पर आई थी उसी एंगल पर वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इसी तरीके से कॉन्वेक्स में भी होता है, इसमें कुछ उल्टा केस नहीं है, आई और फिर टकरा करके वापस से चली गई। देन फिर इसके बाद में जो हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर है, ये वाले जो 6 डायग्राम है, इन 6 डायग्राम को आपको प्रैक्टिस एक बार जरूर से करनी है अपनी नोटबुक में। अभी नोटबुक निकालो और इनको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो ताकि आप अच्छे से सीख पाए इसे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला केस आता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत 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 ही ज्यादा दूर है। तो जब कभी भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो आपको ये एज्यूम कर लेना है कि जो रेज हैं वो कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो 2 रे लेंगे हम, इसमें कोई भी अगर बनाएंगे तो 3 रेज लेंगे उसको बनाने के लिए, ठीक है। 3 रेज सफिशिएंट है, ज्यादा रेज बनाने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं। सबसे पहली रे हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ली और उसको हमने जैसे ही यहां पर करा तो इसको फोकस से पास करेंगे क्योंकि पैरेलल जो होती है वो फोकस से पास होती है। फिर सेकेंड रे जो है वो यहां से आई और इसको हमने फिर से फोकस से पास कर दी। इसी तरीके से आप जितनी भी रेज निकालोगे पैरेलल वो ऐसे ही पास होंगी और एक हमने प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लेके आए और उसको रिफ्लेक्ट बैक करवा करके एक पॉइंट बना दिया फोकस के ऊपर कि वहां पर इमेज फॉर्म होगी। तो इस केस के अंदर जो इमेज है वो कैसी होगी, इस केस के अंदर जो इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी और जो इमेज होगी वो होगी वर्चुअल। अब वर्चुअल नहीं रियल होगी, सॉरी। इसके अंदर जो इमेज होगी वो होगी रियल। अब रियल क्यों है, क्योंकि एक्चुअली इंटरसेक्शन से इमेज फॉर्म हो रही है, ना कि हम इसे इमेजिन कर रहे हैं। यहाँ पर एक्चुअली रेज आ रही है और वो वहाँ पर मिल रही है और हम इसको स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं। इसीलिए ये जो इमेज है ये क्या है, यहाँ पर एक तरीके से रियल इमेज है। और फिर इसके बाद में अगर मान लो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है तो इस केस के अंदर क्या होगा, तो सबसे पहली एक रे तो हमेशा क्या निकालनी है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकाला और फिर उसको हमने फोकस से पास कर दिया। देन फिर दूसरी रे जो निकालेंगे यहाँ पर वो निकालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे निकाली तो ये यहाँ पर आएगी और ये वापस से यहीं से रिफ्लेक्ट बैक होकर के चली जाएगी। और तीसरी रे निकाल देते हैं हम, ये फोकस के अलोंग, प्रिंसिपल फोकस के अलोंग ये यहाँ पर गई और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गई। अब जब ये ऐसा होगा तो यहां पर ये सभी एक पॉइंट ए डैश के ऊपर मिलेंगे। तो आपको ए डैश के ऊपर और यहां पर इस तरीके से बना देना कि हाँ भैया ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज बनेगी ऐसे। और इसका जो नेचर है वो कैसा होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर से करो, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया था कि किस तरीके से होता है कि एक्चुअली अगर रियल में अगर लाइंस मिल रही है, रेज मिल रही हैं, तो उस केस के अंदर कौन सी इमेज होती है। कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, हर एक बच्चे से आंसर चाहिए, ठीक है।
आई होप कि आपने आंसर दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है कि ये रियल है, क्योंकि देखो ये यहाँ से रे आई, ये इधर गई, फिर इसके बाद में ये रह गई और ये इधर आ गई, और इस तरीके से 3 रे आई और इन्होंने मिलकर के इस ऑब्जेक्ट को बनाया, रियल में हुआ। तो इसीलिए कैसी इमेज होगी, ये होगी रियल। और ये साइज क्या है इसकी, स्मॉल है, तो आप रियल स्मॉल और इन्वर्टेड, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऐसे था लेकिन ये क्या हो गई, ये हो गई उल्टी, तो इसीलिए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है। फिर इसके बाद में अगर बात करें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर भी वही काम करेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग निकाली, फिर उसको फोकस से पास कर दिया, फिर दूसरी रे जो थी उसको फोकस से जब पास करा तो वो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी उसके साथ में, तो ये पैरेलल हो गई। और फिर इसी तरीके से इन दो से ही इसमें काम हो गया। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो एग्जैक्टली तो सेम साइज का बनेगा। यहाँ पर क्या होगी, सेम साइज होगी उसकी, और उसी के साथ में जो होगी इमेज वो होगी रियल बट होगी इन्वर्टेड। ठीक है, क्या होगी, ये होगी इन्वर्टेड इमेज होगी, ये आपको याद रखना है। देन फिर इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच में जब मूव कर देते हैं तो क्या होगा, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, सबसे पहली रे तो वो आएगी पैरेलल, फिर इसके बाद में इस तरीके से पास होगी, फोकस से बहुत दूर चली जाएगी। फिर इसी तरीके से एक रे जो है वो आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, पहले यहाँ पर जाएगी, पहले जाएगी मिरर के ऊपर, फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर के पीछे वापस से आएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जब ये इमेज फॉर्म होगी तो इस बार जो इमेज है वो लार्ज इमेज है। क्या है, ये इमेज जो है वो लार्ज इमेज है उसकी साइड से, और इस बार भी इन्वर्टेड है, और उसी के साथ में रियल इमेज तो फॉर्म हो रही है। अब फिर इसके बाद में इसका फिफ्थ केस आता है, जब क्या हो रहा है कि हम इसे फोकस के ऊपर रख देते हैं। अब जब कभी भी आप फोकस के ऊपर रखोगे तो क्या होगा कि पहली रे जाएगी और वो पैरेलल जा रही है, तो क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होकर के फोकस से पास होगी, तो एक रे ऐसे चली जाएगी। फिर दूसरी रे जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यहाँ पर टकराएगी, फिर इसके बाद में सेंटर ऑफ कर्वेचर से सही ढंग से पास हो जाएगी, और ये दोनों रेज पैरेलल होंगी। अब ये पैरेलल क्यों होंगी, इसलिए होंगी क्योंकि ये जो है ये है कितने डिस्टेंस के ऊपर, ये है r/2 पर, और ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ये भी r/2 पर है। मतलब एक तरीके से इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है हाफ, और ये इनके जो पॉइंट्स हैं वो एक तरीके से पैरेलल ही जाएंगे, तो इसीलिए जो रेस हैं ये पैरेलल होंगी। जब ये पैरेलल हैं तो इनकी जो इमेज होगी वो होगी इन्फिनिटी के ऊपर, और जो इमेज होगी वो होगी कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी, और उसकी साइज जो है वो काफी ज्यादा बड़ी होगी। ठीक है, देन फिर इसके बाद में जो लास्ट केस है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है। अगर टीचर को 2 नंबर का क्वेश्चन देना होगा, रे डायग्राम बनवाना होगा, तो आपसे वो एग्जाम में यही क्वेश्चन बनवाने वाला है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। अब क्या करा है कि आपने ऑब्जेक्ट को फोकस के और पोल के बीच में रख दिया, तो सबसे फर्स्ट काम क्या करना है कि आपको जो इमेज है मतलब ऑब्जेक्ट है उससे एक रे को पास करना है पोल के ऊपर। जैसे आप पोल के ऊपर करेंगे फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होकर के इधर आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, एक रे ये होगी, फिर इसके बाद में दूसरी रे जो है वो आपको पास करनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इस तरीके से गई, फिर ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर के ये ऐसे पीछे जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से। अब ये जो इमेज है आप देखो कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ पर बहुत ज्यादा है, फिर यहाँ पर और ज्यादा होता जाएगा, मतलब ये रेस कभी मीट नहीं करेंगी। जब रे मीट ही नहीं करेंगी एक दूसरे से तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, तो यहाँ पर तो इमेज फॉर्म ही नहीं हो रही, तो क्या होगा, तो जब कभी भी ऐसा हो कि रेस दूर दूर जा रही है तो हम क्या करते हैं कि इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो इस तरीके से हम इसे पीछे एक्सटेंड करते हैं और इस वाली रे को भी ऐसे पीछे एक्सटेंड करते हैं, और यहाँ पर हमें एक ऑब्जेक्ट या फिर इसकी जो इमेज है वो मिल जाती है। लेकिन इस बार ध्यान दो, जो रेज हैं वो तो पीछे जा रही है, पूरी की पूरी पीछे जा रही है और आपस में कभी मिल ही नहीं रही। तो यहाँ पर जो इमेज होगी ना, ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, वो जो इमेज होगी एकदम से प्योरली वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो वर्चुअल होगी। फिर सेकंड है कि यहाँ पर इरेक्ट होगी। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो ओरिएंटेशन है वो इस तरीके से, तो इमेज का भी ओरिएंटेशन इसी तरीके से है, और जो साइज होगी वो होगी इसकी लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी, ये हो गया, और इसी तरीके से आपको ये याद रखना है। फिर इसके बाद में अगला जो केस आता है हमारे पास में, ये पूरे आप गिवन है, मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इनको याद रखना, एक बार तो ड्रॉ करके ही देखना। फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है कि क्या क्या यूजेस हैं कॉनकेव मिरर की, कहाँ पर इनको यूज में लिया जाता है। सबसे पहला जो कॉमनली यूज्ड है कि कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन द टॉर्चेस। अब टॉर्च में काम में क्यों लिया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब रेज आती हैं ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर के इस तरीके से फोकस पर एक जगह पर पॉइंट बना देती हैं, तो ऐसा भी होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो पॉइंट है उस बल्ब जो होता है, बल्ब को रख दिया जाता है फोकस के ऊपर। बल्ब को क्या करते हैं कि फोकस के ऊपर रखते हैं, तो रेज ऐसे जाएंगी और
फिर ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होकर के पैरेलल उसको देती हैं। जब पैरेलल होता है तो बहुत दूर तक दिखता है इसमें, इसीलिए इनको कॉनकेव मिरर्स काम में लिए जाते हैं टॉर्चेस में, सर्च लाइट वगैरह में, व्हीकल्स की हेडलाइट में, टू गेट द पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देन फिर इसके बाद में दे ऑफ्टन यूज्ड एज एन दी शेविंग मिरर्स टू सी द लार्जर इमेज ऑफ अ फेस। तो मतलब एक तरीके से जब आपका फेस के अगर लार्जर इमेज देखनी होती है जब भी इसको काम में नहीं आता, क्योंकि इसके पास में फोकस के पास में चले जाते हो, तो फोकस के पास में जाते हो तो इमेज जो होगी उस केस में लार्ज हो जाएगी। और यहाँ पर लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस द हीट इन सोलर फर्नेस। तो सोलर फर्नेस जो होती हैं अगर उनमें आपको हीट प्रोड्यूस करनी है तो वहां पर भी कौन से मिरर काम में लिए जाते हैं, ये वाले मिरर्स कॉनकेव मिरर काम में लिए जाते हैं, क्योंकि ये एक पॉइंट के ऊपर रेस को फोकस कर देते हैं इस तरीके से, जैसे कि रेज आ रही हैं इस तरीके से फोकस कर देंगे, इसीलिए इनको वहां पर भी काम में लिया जाता है। डिस्कस करते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अभी देखो आपने कॉनकेव मिरर के 6 केस दिखे थे, तो अब अगर इसके भी 6 हो गए तो टोटल 12 हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो हमें याद नहीं होंगे। तो क्या है कि सीबीएसई ने एक अच्छा सा काम करा कि कॉन्वेक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 केस हैं, होते भी 2 ही हैं। सीबीएसई ने अच्छा नहीं करा, सीबीएसई 6 होते तो 6 देते, पर आप लोगों के लिए अच्छा हो गया 8 केस हैं टोटल, आपको ये 8 के 8 याद रखने। अब इसके लिए भी वही सेम हमने जैसे कि देखा था कॉन्वेक्स और कॉनकेव में, इसके अंदर 2 केस हैं। सबसे पहला केस है कि जब वो फोकस के ऊपर नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा दूर है। हर एक में फर्स्ट केस वही है कि भैया इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर जब होगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी के ऊपर सिंपल सी रेस जो है वो आएंगी पैरेलल, जो कि यहाँ पर ही आ रही है। फिर इसके बाद में रिफ्लेक्ट बैक होकर के इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएंगे। ये 3 रेस बना रखी है, आपको एग्जाम में भी 3 बनानी है। फिर इनको क्या करना है, फोकस के ऊपर मीट करा देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इमेज कैसी होगी, रियल होगी या फिर वर्चुअल होगी, खुद का दिमाग लगाओ। क्या ये रेस कभी मीट कर रही है, ये तो इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं मिल रहे। तो जब ये मीट नहीं होंगी, ये तो बस हम इसको अपेरेंटली मिला रहे हैं, तो हमने क्या करा, वर्चुअली इसको मिलाया, तो ये क्या होगी, ये होगी वर्चुअल इमेज, ठीक है। हमने क्या करा है कि इसको रियल में नहीं मिला, इसलिए ये होगी वर्चुअल। और ये इसकी साइज क्या है, वो है काफी ज्यादा स्मॉल साइज है, ये हो गया। फिर इसी तरीके से इसका दूसरा केस आता है। दूसरा केस ये आता है कि आप पोल से थोड़ी दूरी के ऊपर रखते हो, इन्फिनिटी पर नहीं होकर के किसी और एक डिस्टेंस पर रखते हो, तो क्या होगा, तो सबसे पहले आपको रे निकालनी है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि पास ऐसा लगेगा कि फोकस से पास हो रही है, तो ये हो गया यहाँ पर फोकस से पास होते हुए इस तरीके से ही हो गया, ठीक है। फिर सेकंड जो होता है वो होता है कि आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर एक रे को ला दें, तो ये यहाँ पर इस तरीके से एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर चलेगी। और जब ये दोनों रेस को आपने एक्सटेंड करा, जैसे कि ये वाली जो रे है फर्स्ट रे, इसको हम जब एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, ये फोकस के ऊपर पास होगी, जो कि ये हो रही है। फिर जो दूसरी वाली रे है, ये वाली रे, ये भी क्या होगी कि इस तरीके से यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ऐसे पास होती हुई दिखेगी। और जब ये दोनों मीट करेंगी तो वहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से इमेज जो होगी ये भी कैसी होगी, होगी वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल इमेज होगी। और ये देखो कि इरेक्ट होगी या फिर कैसे होगी, इरेक्ट होगी, क्योंकि ये उल्टी नहीं है तो वर्चुअल भी होगी, इरेक्ट भी होगी। उसी के साथ में आपको दिख रहा है कि ये स्मॉल साइज की होगी। तो ये 2 केसेस सिंपल से केस आपको याद हो गए। देन फिर इसके बाद में हम चलते हैं, इसी के साथ में ये डायग्राम दिया हुआ है कि आपको पूरी ये टेबल भी है जिसके अंदर की कंप्लीट दिया हुआ है कि किस तरीके की इमेज होगी, कैसी होगी, ये सब आपको याद रख लेना है। फिर इसके बाद में इसी से रिलेटेड अब इसके क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि यूजेस क्या क्या होते हैं कॉन्वेक्स मिरर के। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज एरिया को कैप्चर करने के लिए काम में आता है। अगर हमें कोई भी जूम वाला काम करना है तो वहाँ पर क्या लेंगे, कॉनकेव लेंगे। और अगर हमें ज़्यादा सरफेस एरिया देखना है तो उसके लिए हम कॉन्वेक्स मिरर काम में लेंगे। अब इसके यूजेस क्या क्या, कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमन used as a rear view mirror in the vehicles. These mirrors are fitted on the both side of the vehicles, enabling the driver to see the traffic behind him or her to facilitate the safe driving. तो अगर सेफ ड्राइविंग करनी है तो आपको पीछे देखना होगा कि कितने व्हीकल्स वगैरह आ रहे हैं। अब जैसे कि मान लो कि अगर आप ऐसे ड्राइव कर रहे हो, पीछे से कोई बड़ा सा ट्रक आ रहा है तो आपके साथ में क्रैश हो सकता है, तो इसीलिए इसको करा जाता है ताकि एक लार्ज सरफेस एरिया ड्राइवर उसे देख पाए। अब इसके बाद में यहाँ पर थोड़े से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो प्रिंसिपल फोकस तो आप लोग सभी लोग बहुत ज़्यादा होशियार हो, कर ही सकते हो, और मैंने आपको बता दिया तो आपको भी याद रखना है। फिर सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज अ 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर का दिया गया, फोकल लेंथ पूछी गई है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने जो आपको अभी भी एक फॉर्मूला याद करवाया था R = 2f वाला फॉर्मूला, वही यहाँ पर लगाना होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको हम कर देंगे 2f। तो यहाँ से फोकल लेंथ जो आएगी, जो फोकल लेंथ होगी वो होगी 10 सेंटीमीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो इसका सही आंसर है सेकंड वाले का 10 सेंटीमीटर। फिर थर्ड वाले के अंदर आता है कि नेम अ मिरर दैट कैन गिव अ इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक तरीके से इरेक्ट भी दे और इनलार्ज्ड इमेज भी दे। तो ऐसा कौन सा करता है? अब देखो इरेक्ट का नाम सुनते आपके दिमाग में आएगा कि भैया कॉन्वेक्स ही देता है, और अब इसके अंदर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स होता नहीं है। देखो कॉन्वेक्स के दो केस थे, कॉन्वेक्स के अंदर दोनों केसेस के अंदर एक के अंदर तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज थी और दूसरे के अंदर डिमिनिश्ड थी, लेकिन इसमें बात करी गई है कि वो जो इमेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए इनलार्ज। तो ये वाला जो केस है ये होगा कॉनकेव में। अब कॉनकेव में कब होगा? जब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस के और पोल के बीच में रहने वाला है। इस तरीके से अगर होगा तो वो वहां पर हो जाएगा। देन फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 है जिसके अंदर क्या आता है कि व्हाई डू वी प्रीफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन अ व्हीकल्स। तो अब इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि हम एक लार्ज सरफेस एरिया को कैप्चर करना और उसको हमें दिखना चाहिए। तो लार्ज अगर होगा, जैसे कि लार्ज अगर सरफेस एरिया कैप्चर करना है तो उसके लिए इमेज तो स्मॉल होनी चाहिए, जबकि कॉनकेव के अंदर जो होती है इमेज क्या होती है, वो होती है काफ़ी ज़्यादा बिग होती है। तो स्मॉल इमेज बनाने के लिए हमें लार्ज सरफेस एरिया कैप्चर करना होगा, इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर को काम में लेते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर आते साइन कन्वेंशंस बाय द स्फेरिकल मिरर। अब देखिए स्फेरिकल मिरर्स के जो साइन कन्वेंशंस हैं वो किस तरीके से होते हैं। जैसे कि कार्टेशियन प्लेन होता है, ये इस तरीके से, जो मैथ्स में पढ़ते हैं हम, ये इस तरीके से होता है जिसके अंदर कि ये जो होता है ये होता है एक्स एक्सिस जो कि ये पॉजिटिव होता है, फिर ये वाई एक्सिस होती है जो कि ये भी पॉजिटिव होती है, और फिर इसके बाद में नेगेटिव वाई एक्सिस होती है जिसको कि हम नेगेटिव में होता है, इसको वाई डैश बोलते हैं लेकिन आप ये समझिए, और ये वाली जो होती है नेगेटिव। इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन होता है। अब इसमें भी यही होता है, इसका ये पूरा एग्जांपल इस तरीके से, इसमें हम जो लेंगे वो लेंगे डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है, जिस तरीके से जिधर भी लाइट ट्रेवल करेगी, अगर लाइट इधर ट्रेवल कर रही है तो हम इस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे, अगर लाइट इधर ट्रेवल कर रही है तो इस डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे। अब इसका मतलब ये है कि अगर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये टोटल डिस्टेंस रहेगी पॉजिटिव, लेकिन वहीं पर ही अगर इसमें उल्टा हो जाएगा कि ए और बी, तो इस केस के अंदर अगर आप ए से बी मेजर करोगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव। ए से बी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि आप डायरेक्शन ऑफ लाइट तो इस तरफ है और आप मेजर इस तरफ कर रहे हो, इसीलिए नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आप बी से ए मेजर करोगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। ये है इसका कंसेप्ट और वही सब बातें इसमें लिखी हुई। अब सबसे फर्स्ट है कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर। हमेशा बात याद रखना कि लेफ्ट ऑफ द मिरर होगा क्योंकि आप मिरर के आगे नहीं जा सकते हो। सेकेंड पॉइंट है कि यहाँ पर ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जैसे कि जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो पोल से मेजर करी जाएंगी। पोल याद रखना है कि आपको पोल से डिस्टेंस मेजर करी जाती है मिरर के केस में। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, मतलब एक तरीके से राइट साइड में वो रहेंगे एक्स एक्सिस के, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, जो उनको हम पॉजिटिव लेंगे। अभी देखो आप इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर इससे इधर की तरफ जितनी भी डिस्टेंस होंगी, आप चाहे से यहाँ से फोकस से पोल की बात करें या फिर आप कोई भी बात करो, तो इधर की तरफ जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो होंगी पॉजिटिव, क्योंकि जो लाइट है वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही है, ठीक है, इसीलिए जो डिस्टेंस है ये रहेगी यहाँ पर पॉजिटिव, ये वाली जो डिस्टेंस है राइट की तरफ। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, द पॉजिटिव व्हाइल मेजर्ड ऑन द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। और जो डिस्टेंस है जैसे कि पोल से लेकर के इधर वाली तो सारी डिस्टेंस, लेकिन अगर ये पोल से लेकर के अगर हम इधर मेजर कर रहे हैं जो कि फोकस है, फोकस से पोल तक की वाली जो डिस्टेंस रहेगी ये रहेगी यहाँ पर नेगेटिव। बी से पी वाली जो डिस्टेंस है ये रहेगी नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि लाइट इधर ट्रेवल कर रही है और हम मेजर इधर कर रहे हैं, इसीलिए ये जो डिस्टेंस है ये है नेगेटिव। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट फोर्थ वाला पॉइंट आता है कि जो डिस्टेंस अलोंग द अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज एन दी पॉजिटिव। वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो पॉजिटिव रहेंगे और नीचे वाले के अपोजिट रहेंगे। जैसे कि जो हाइट है, ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है तो इसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी पॉजिटिव, और मतलब पॉजिटिव रहेगी, और अगर इमेज इस तरीके से बन रही है तो इसकी जो हाइट है वो रहेगी नेगेटिव। अब इसके बाद में इसका जो मिरर फॉर्मूला आता है, मैग्निफिकेशन आता है, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत है। यहाँ पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो कि द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ से ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने ए बी, और ये वाला जो बी से लेकर के पी तक की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं यू, कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, तो हम इसे बोलेंगे यू। देन फिर इसके बाद में वी की क्या होता है कि द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस, जिसको कि हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको जब हम मिला करके फॉर्मूला बनाते हैं तो वो रहता है कि 1/v
प्लस ऑफ 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ होता है। ये याद रखना है कि 1 बाय वी इज प्लस ऑफ 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ होता है। देन फिर इसके बाद में अगर बात करें मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन सिंपल सा होता है रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एम। एम से इसको रिप्रेजेंट करते, सिंपल सा रेशियो होता है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरीके से करते हैं तो आप सॉल्व कर देते हैं। और मैग्निफिकेशन को अगर आप इमेज और डिस्टेंस के और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में लिखेंगे तो वो हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पर हो जाता है m इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाय u, इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके लिए कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि अगर m पॉजिटिव है तो वहां पर वर्चुअल इमेज होगी, और अगर m नेगेटिव है तो वहां पर जो इमेज होगी वो होगी रियल। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर पॉजिटिव है तो वहां पर वर्चुअल इमेज है, और अगर रियल है तो वहां पर नेगेटिव रहेगा। और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं और जो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो वो आप देख सकते हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी आएगा तो आपको उसके लिए पता लग जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और लाइक नहीं किया तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर से शेयर करना। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।